स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान का जो विषय है उसके राजनीतिक सिद्धांत वाली जो पुस्तक है उसके स्वतंत्रता अध्याय का। ये जो लेसन है दोस्तों हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता क्या है, उसके जो विभिन्न आदर्श हैं, जैसे कि इस अध्याय में नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की के बारे में बात की है, तो जानेंगे उनके बारे में। और इसके साथ ही स्वतंत्रता के जो विभिन्न पहलू हैं वो भी देखेंगे, और स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंधों के जो स्रोत हैं और स्वराज का अर्थ, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता का क्या अर्थ लिया गया था, वो सब बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और पूरा समझने की कोशिश करें दोस्तों। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्रता क्या है। हम इस प्रश्न के साथ, जैसे कि लेखक शुरुआत करता है कि स्वतंत्रता है क्या, आखिर क्या है ऐसी चीज़ जिसके लिए लोग अपना जीवन देने के लिए तैयार रहे हैं। हमेशा आप किसी भी देश में उठा के देखिए, जब किसी देश को गुलाम बनाया जाता है या वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ता है तो बहुत सारे लोग अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर स्वतंत्रता इतनी मायने क्यों रखती है, ऐसी क्या ज़रूरी चीज़ है। और न केवल व्यक्ति वर्ण समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। समाज में भी आप बात कीजिएगा, स्वतंत्रता के पक्ष में बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। यानी कुल मिला के बात स्वतंत्रता की आए तो चाहे व्यक्ति हो चाहे समाज हो, सब उसके पक्ष में खड़े हुए मिलते हैं। कारण क्या है कि बहुत सारे लोग हैं समाज में, ठीक है ना, तो उनके विविध विविध हित है। विविध मतलब अलग अलग प्रकार के उनके हित हैं, उनके इंटरेस्ट जो हैं अलग हैं और उनका सामाजिक जीवन भी अलग है। तो उन सामाजिक जीवन, उन हितों को नियंत्रित करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, उनको सही तरीके से चलाने के लिए क्या बनाए जाते हैं, नियम और कानून बनाए जाते हैं दोस्तों। और ये जो नियम है, ये जो कानून है, कुछ हद तक स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाते हैं। सीमाएं लगाने का मतलब है कुछ न कुछ उन स्वतंत्रता को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लीजिएगा, आप गाड़ी चलाते हो लेकिन गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी ये सरकार तय करती है। तो उस पर लिमिट लगा दी कि आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप ज़्यादा नहीं चला सकते हो, है ना, हाईवे पे अगर बाइक है तो फिर क्या हुआ, ये नियम बन गए। और ये नियम क्या हुआ, आप कहोगे हमारी जो स्वतंत्रता है हम कितनी स्पीड से चलाएं, सरकार इस पर। तो ये जो कानून बना है वो 80 किलोमीटर प्रति आवर जो है उस पर एक लिमिट लगा दी, यानी सीमा लगा दी कि इससे ऊपर आप नहीं चला सकते हो। अगर चलाते हो तो ये कानून का उल्लंघन है और इसके लिए जो भी प्रावधान होंगे उसके अनुसार आपको सजा मिलेगी। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद, इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप कौन कौन सी चीज़ें समझ पाएंगे, देखिएगा कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता का महत्व समझेंगे आप, कि व्यक्ति के लिए क्या इम्पोर्टेंस है फ्रीडम की और सोसाइटी के लिए क्या फ्रीडम की जो इम्पोर्टेंस है वो आप समझ पाएंगे। स्वतंत्रता के जो 2 पहलू है, सकारात्मक और नकारात्मक आयाम। आयाम को पक्ष भी बोल सकते हैं दोस्तों, इनको पहलू भी बोल सकते हैं। एग्जाम में आ सकता है स्वतंत्रता के 2 पहलू कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता के 2 आयाम कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो सकारात्मक और नकारात्मक। इसका अर्थ ये है कि सकारात्मक अर्थ में स्वतंत्रता का अर्थ हम क्या लेते हैं और नकारात्मक अर्थ में हम क्या लेते हैं, कौन से विचारक इसके पक्ष में हैं, इनके क्या अर्थ हैं, तो इनकी जो अंतर की व्याख्या है वो कर पाएंगे। यानी दोनों में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है इनमें, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और हानि का सिद्धांत आप समझ पाएंगे। तो हानि का सिद्धांत जो है वो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो ये सब चीज़ें इस कंप्लीट जो लेसन को आप पढ़ने के बाद, ये जो 2 वीडियो आप देखने के बाद इस पूरे लेसन को आप अच्छे से समझ पाएंगे और उसकी अच्छे से जो भी लेखक और पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। अब देखिए स्वतंत्रता के आदर्श, यानी हम देखेंगे स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में हमारे इस अध्याय में 2 लोगों का जिक्र है यहाँ पे। एक है नेल्सन मंडेला। दोस्तों नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए थे। अफ्रीका महाद्वीप का जो बॉटम है वहाँ पे एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1918 में। 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्यों है स्वतंत्रता के आदर्श, देखिए और समझते हैं इनके बारे में। इनकी एक आत्मकथा है दोस्तों। आत्मकथा उस पुस्तक को कहा जाता है जब व्यक्ति अपने ही जीवन की सारे घटनाक्रम को लिखता है। यानी कोई भी व्यक्ति, मान लीजिएगा आप हैं, आप अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी एक बुक के रूप में लिखते हो, तो उस बुक को आपके लिए क्या कहा जाएगा, आत्मकथा। यानी जब लेखक खुद ही अपनी जीवनी लिखते हैं तो उसे आत्मकथा कहते हैं।
तो इनकी नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, या ऐसे भी आ सकता है कि नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। जो इनका उपनाम था दोस्तों, ये कबीले में रहते थे, अश्वेत थे, कबीले में रहते थे, तो इनका जो उपनाम था वो मदीबा था। इनको लोकल लैंग्वेज में वहाँ के जो लोग थे वो मदीबा कहते थे। इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की और उनका जो पेशा था, पेशा मतलब इनका कार्य, तो ये वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता और बाद में जाकर के राजनीतिज्ञ बनते हैं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक सरकार द्वारा अश्वेतों पर कठोर भेदभाव की नीति लागू की थी। एक्चुअली में वहाँ पे सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा है अफ्रीका में भी, और ख़ास करके दक्षिणी अफ्रीका में। और वो जो भेदभाव होता था दोस्तों, वो नस्ल के आधार पर, यानी वहाँ पर जो शासन करने वाले लोग थे वो गोरे लोग थे, श्वेत लोग थे, और शासन किन पर होता था? काले लोगों पर, है ना, अफ्रीका के जो मूलवासी हैं उनके ऊपर। तो सारे जो प्रतिबंध है वो काले लोगों पर, कि वो आप सड़क पे नहीं घूम सकते हो, आप अच्छे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते हो, आप स्कूल्स में एजुकेशन नहीं ले सकते हो, आप अपनी पसंद का जीवन साथी चुन करके शादी नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रतिबंध थे उनके ऊपर। तो यानी ये जो प्रतिबंध थे वो केवल और केवल काले लोगों के लिए थे। तो ये कहीं ना कहीं क्या था? भेदभाव वाली नीति थी, है ना। तो इन्होंने विरोध किया, आंदोलन चलाए, और इनके जो आदर्श थे दोस्तों वो महात्मा गांधी थे। तो डेफिनेटली ये सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए इन्होंने आंदोलन किए। तो इनको जेल में डाल दिया गया और 28 वर्ष तक जेल में रहते हैं, 1962 से 1990। एक बार आप इमेजिन करके देखिए कि आप अपने जीवन के पीक पॉइंट पे हैं, आप युवावस्था में हो और आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, और आपको खुद को भी नहीं पता कि आपको जेल से रिहा कब किया जाएगा। सोचिए, आपके शौक़, आपकी हॉबीज़, आपका जीवन, आपके लक्ष्य, मकसद जो भी है, आप कोई खेल पसंद करते हो, आप मूवी देखना पसंद करते हो, आप बाहर घूमना फिरना पसंद करते हो, वो सब चीज़ें छोड़ के आपको एक काल कोठरी में डाल दिया जाए तो, और वो भी एक इतने लंबे समय के लिए, तो उनके संघर्ष को आप समझ सकते हैं। तो कारण क्या था उनको जेल में डालने का? उन्होंने संघर्ष किया था दोस्तों। संघर्ष अपने लिए नहीं, दक्षिणी अफ्रीका के जो आम लोग हैं उन लोगों के लिए, उनके साथ जो भेदभाव होता था उस भेदभाव के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। तो कौन कौन सी चीज़ें थी? रंग भेदी जो शासन है, रंग भेदी शासन मतलब रंग के आधार पर भेदभाव करने वाले, यानी काले और गोरे जो लोग हैं इस आधार पर फर्क करना, और काले लोगों के साथ जो ज्यादती होती थी, बदतमीजी होती थी, उसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई। देश में मुक्त आवागमन, कहीं पे भी आप आ जा सकते हो, ये पहले बैन था। जो अश्वेत लोग हैं उन पर काफ़ी प्रतिबंध थे, उनको अपमान करते थे, उनके ऊपर अत्याचार होते थे, और नस्ल के आधार पर और भी भेदभाव होते थे। तो इन सब चीज़ों का इन्होंने विरोध किया, संघर्ष किया। किसने? नेल्सन मंडेला ने। किस देश के थे नेल्सन मंडेला? दक्षिण अफ्रीका। इनकी आत्मकथा का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनका उपनाम मदीबा। जेल में रहे थे 28 वर्ष तक। अब मंडेला, तो मंडेला मतलब नेल्सन मंडेला की बात करें, मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए नहीं बल्कि श्वेत लोगों के लिए भी था। यानी इनका जो विरोध प्रदर्शन था या जो ये संघर्ष करके जो न्याय चाहते थे, वो न्याय केवल और केवल अश्वेत लोगों के लिए नहीं चाह रहे थे, वो गोरे लोगों के लिए भी था, कि जिनके साथ भी भेदभाव, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, काले लोग हो, गोरे लोग, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ भेदभाव है, जहाँ अन्याय हो रहा है, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अपने जीवन के आनंद को छोड़कर इन्होंने संघर्ष को चुना। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों पढ़ना और बात करना, चर्चा करना, कि जीवन के 28 वर्ष वो जेल में रहे। एक बार सोच के देखिए, अगर हमें 28 दिन के लिए भी बोल दिया जाए कि आपको अपने देश के लिए, समाज में जो गलत हो रहा है उसका आप विरोध करो, उसके लिए आपको जेल में रखा जाएगा, तो हम तुरंत पीछे हट जाएंगे। हम नहीं, समाज का एक ज़्यादातर जो बड़ा तबका है वो पीछे हट जाएगा। तो बहुत कम लोग होते हैं जो ये चीज़ें कर पाते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन की सारी खुशियाँ, सारे आनंद को छोड़ करके, वो बहुत अच्छे वकील भी थे, वो चाहते तो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छी ज़िंदगी को त्याग करके समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से भारी कीमत चुकाई है। सोचिए, अपने जो जीवन है उसका अनमोल जो 28 वर्ष का समय है वो उन्होंने काल कोठरी में बिताया है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और उन्होंने एक राजनीतिक दल है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उससे जुड़े उनके नेता भी रहे हैं,
और राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व कर लोगों को एकजुट किया, यानी लोगों को जागरूक भी किया और दक्षिणी अफ्रीका में न्याय भी दिलाया। ऐसा नहीं कि संघर्ष इनका बेकार गया, फाइनली उनका जो संघर्ष है वो सफल रहा। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में जो है गणतंत्र स्थापित हुआ और बाद में दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति पहली बार चुनाव हुए सही तरीके से और वो राष्ट्रपति चुने गए। 1994 से 1999 तक ये दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति और पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कब चुने गए? 1994 में। और इनके संघर्ष को देखते हुए विश्व का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है, विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, तो शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जो प्रयास करते हैं, शांति के लिए जो संघर्ष करते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 1993 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था नेल्सन मंडेला को। और नेल्सन मंडेला जो हैं वो मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, इसलिए बहुत बड़े आदर से ये स्वतंत्रता के। अगले जो हमारे आदर्श हैं उनके बारे में बात करते हैं। आंग सान सू की दोस्तों, ये एक हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, वहाँ की निवासी है। इनका जन्म 1945 में हुआ था। म्यांमार की प्रसिद्ध लोकतांत्रिक नेता उन्हें कहते हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतांत्रिक शैलियों में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने में। इनको एक उपाधि दी गई है दोस्तों, एशिया की आयरन लेडी। किसको? आंग सान सू की को एशिया की आयरन लेडी। म्यांमार में इन्होंने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के लिए संघर्ष किया। जाहिर सी बात है, जो लोकतंत्र की बात करेगा वो स्वतंत्रता की भी बात करेगा, और जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता दोनों के लिए संघर्ष करेगा वो डेफिनेटली मानव अधिकारों के लिए तो बात करेगा ही करेगा। तो ये नैतिक मूल्य हैं राजनीतिक सिद्धांत में। इनकी बात ये कि इनके लिए इन्होंने संघर्ष किया। और वहाँ पर सैन्य तानाशाही थी। सैन्य तानाशाही का मतलब है देश की जो सरकार है वो सेना के हाथों में थी और सेना जो है अपने मनमाने तरीके से शासन कर रहे थे, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की इन्होंने, राजनीतिक दल की स्थापना की। NLD आप याद रख सकते हैं, N से नेशनल, L से लीग फॉर, D से डेमोक्रेसी है ना, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, तो ऐसा भी आ सकता है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी किस देश का राजनीतिक दल है? म्यांमार का। NLD का पूरा नाम नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और आंग सान सू की का राजनीतिक दल का नाम नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। आप है ना प्रश्न निर्माण खुद ही कीजिएगा कि यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अगर ये कला आपने विकसित कर ली तो दोस्तों बहुत अमेजिंग चीज़ें रहेगी आपकी लाइफ में। जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, ये एक शानदार आर्ट है। जिसने ये आर्ट डेवलप कर लिया अपने अंदर, वो हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। और इनको 15 साल तक नज़रबंद रखा। नज़रबंद का मतलब होता है दोस्तों कि मान लो कोई व्यक्ति अपने घर में रह रहा है, ठीक है ना, तो पुलिस पहरा देती है उसको अपने ही घर में, सारी सुख सुविधाएं, बाहर के जो संचार के साधन है, ऐसा नहीं कि मीडिया से आप जुड़े हुए हो, TV वगैरह कोई खबर, ऐसा कुछ नहीं। आपको घर में कैद कर दिया जाता है और आपको सुरक्षा में रखा जाता है कि आप किसी लोगों से मिल नहीं सकते हो, आप बाहर नहीं जा सकते हो। एक तरीके से ये जेल ही है, लेकिन जेल में नहीं रख के किसी के घर में रखते हैं, तो ऐसे करने को बोलते हैं नज़रबंद रखना। तो इनको 15 वर्ष तक इनको भी नज़रबंद रखा था। इनको भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है 1991, और नेल्सन मंडेला को कब मिला था? 1993। तो पहले किसको मिला था? आंग सान सू की को। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला इनके आदर्श थे। इनके आदर्श का मतलब है कि जो आंग सान सू की है, इन्होंने अपना आदर्श किसको चुना, किसके रास्ते पे चले ये? तो ये चले थे महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के रास्ते पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फियर। आप FFF भी याद रख सकते हो इनकी पुस्तक याद रखने के लिए। फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति। ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। अगर आपने डर पर, भय पर जीत पाली तो आप जीत जाओगे, इससे मुक्ति पाली तो आप सच्चे अर्थों में आप स्वतंत्र हो। अन्यथा अगर आप में भय है, डर है, तो आप स्वतंत्र नहीं हो। तो ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में, ये भी दे सकता है। फ्रीडम फ्रॉम फियर भी दे सकता है, किसकी पुस्तक है? भय से मुक्ति भी दे सकते हैं, और उल्टा भी पूछ सकते हैं, आंग सान सू की पुस्तक का नाम लिखिए, ठीक है ना दोस्तों। और इस किताब में उन्होंने एक बहुत ही शानदार वाक्य लिखा है कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, कि मेरे लिए जो सबसे बड़ी जो मुक्ति है, मैं अगर फ्री होना चाहती हूँ, स्वतंत्र होना चाहती हूँ,
तो किससे होना चाहती हूँ? भय से, डर से, यानी मेरे में डर नहीं होना चाहिए। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते हैं। ये कोटेशन भी आ सकता है दोस्तों। तो कुल मिला के बात ये किसकी कर रहे हैं? भय पर विजय पाएं। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है, वह कौन है जो भय पर विजय को ही सच्ची स्वतंत्रता का संज्ञा दी है ना? तो ये आंग सान सू की। अब हम देखेंगे दोस्तों स्वतंत्रता क्या है। ये तो बात हुई, हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के दो आदर्शों के बारे में, यानी दो उदाहरण लिए हमने कि लोग स्वतंत्रता के लिए किस कदर अपने पूरा जीवन जो है वो उसकी आहुति दे देते हैं। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है फिर? तो स्वतंत्रता का अगर आपको संकीर्ण अर्थ लेना है, बहुत ही छोटे शब्दों में अर्थ लेना दोस्तों, तो व्यक्ति पर बाहरी जो प्रतिबंध है उनका अभाव, यानी किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होना। अगर आपसे भी पूछा जाए स्वतंत्रता क्या है, तो आप कहोगे मैं कब आऊँ, कब जाऊँ, क्या करूँ, मुझसे कोई सवाल नहीं करें, जो मेरी मर्जी वो मैं करूँ। मर्जी होने का मतलब है आप पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता, ठीक है। इसके दो पहलू है, ये अपना आप एक प्रश्न है। स्वतंत्रता के पहलू कौन कौन से हैं? तो नकारात्मक पहलू बोल सकते हो दोस्तों, आयाम बोल सकते हो, पक्ष बोल सकते हो। यानी अगर आपको स्वतंत्रता को समझना है तो इसको थोड़ा डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। और डिवाइड किस में करोगे स्वतंत्रता को? तो ये दो पहलू हैं, यानी दो नजरिए हैं। स्वतंत्रता को समझने के दो नजरिए हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। आगे और डिटेल से इसी पार्ट 2 में आपको डिटेल से मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी मीनिंग देखते हैं कि नकारात्मक में क्या मीनिंग लिया जाता है और सकारात्मक में क्या मीनिंग लिया जाता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, ये अपना आप में एक अच्छा प्रश्न दोस्तों। नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? एक नंबर का अच्छा प्रश्न बनता है। तो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देख लेना अच्छे से। जैसे किसी धर्म को मानना या न मानना, यानी आप कौन से धर्म को मानते हो, आप नहीं मानते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, इस पर बाहरी कोई प्रतिबंध नहीं है आपके ऊपर। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता का उदाहरण है। सकारात्मक स्वतंत्रता, इसका नकारात्मक स्वतंत्रता का एक और एग्जांपल दोस्तों कि अगर आप ईयरफोन डाल के आप गाने सुन रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, तो आप कौन सी भाषा के गाने सुन रहे हो, कौन सा म्यूजिक सुन रहे हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता है ना। सकारात्मक स्वतंत्रता, अपनी क्षमताओं का विकास करना और जीवन को सार्थक बनाने का अवसर मिलना, यानी कुल मिला के आपके अंदर जो कुछ एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको डेवलप करना, उसको आगे बढ़ाना, और आपको चांस मिले कि आप जो कैपेसिटी आपके अंदर, जो क्षमताएं आपके अंदर हैं, वो और अच्छा डेवलप हो। जैसे शिक्षा पाने की आज़ादी, ये स्वतंत्रता दोस्तों। शिक्षा आप प्राप्त करोगे, आपका जीवन उन्नत होगा, रोजगार के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, तो आपका जीवन अच्छा होगा। तो ये जो है वो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप भी स्वतंत्र हो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आप भी स्वतंत्र हो एक अच्छे रोजगार को प्राप्त करने के लिए। इससे क्या होगा? व्यक्ति की जो रचनाशीलता है, रचनाशीलता का मतलब है होता है दोस्तों, हर इंसान क्रिएटिव होता है, यानी हम कुछ न कुछ विचारों से, चीज़ों से कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, नया सोचते हैं, नई चीज़ों की खोज करते हैं, अन्वेषण करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, नई नई चीज़ों की खोज करते हैं। तो ये कब होगा? जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा। आपको सोचने की आज़ादी नहीं है दोस्तों, नया कुछ करने की आज़ादी नहीं है, तो सोचिए कुछ नहीं कर पाएंगे। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता मतलब किसी भी पक्ष के आप विभिन्न चीज़ों को सोच समझकर अपनी राय देना। क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है, जैसे खेल, विज्ञान, ये क्षेत्र दे दिए दोस्तों, कला, संगीत, अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब रिसर्च करना, आदि क्षेत्रों में आप तरक्की कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। ये कब होगा? जब आप सही अर्थ में स्वतंत्र होंगे। तो स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो, यानी बैन जो है वो प्रतिबंध जो है कम से कम हो। यहाँ पे देखो प्रतिबंधों की, ये नहीं कह रहे प्रतिबंध बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये कह रहे प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन कितने होने चाहिए? न्यूनतम, जितनी आवश्यकता है उतने प्रतिबंध होने चाहिए, उसके अलावा नहीं होने चाहिए। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति स्वतंत्रता का पालन करते हुए वो अपने आप को डेवलप करेगा, उसका वो अपने विवेक से निर्णय लेगा, है ना। ये सारी जो क्षमताएं हैं उसके अंदर जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी। एक चीज़ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, तो शिक्षा प्राप्त करके जो आप स्वतंत्र बन सकते हो वो केवल प्रतिबंधों को हटाना है। जैसे जंगल में एक जानवर रहता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसका डेवलपमेंट भी तो नहीं होता ना।
लेकिन अगर आप समाज में रहते हो, समाज के प्रतिबंध, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रतिबंध ठीक है, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता ये करिए कि मिनिमम प्रतिबंध हो, जितने आवश्यक हो उतने हो। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, सबकी स्वतंत्रता, लेकिन लिमिट क्या है, इस पर प्रतिबंध क्या है, इस पर सीमा क्या है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं चला सकते हो। आप शराब पी करके आप गाड़ी नहीं चला सकते हो, आप बिना हेलमेट के बाइक नहीं चला सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, किसी के जीवन को बचाने के लिए तो प्रतिबंध लगाए गए, तो ये जरूरी प्रतिबंध, तो ये प्रतिबंध गलत नहीं है। अब लेखक कह रहे हैं कि प्रतिबंधों के स्रोत, कि आखिर प्रतिबंध कहाँ से लगने चाहिए, उसका सोर्स क्या हो। तो देखिए, प्रतिबंधों के स्रोत, कानूनी प्रतिबंधों के जो कानूनी स्रोत हैं, कानूनी स्रोत का मतलब प्रतिबंध कहाँ से आएंगे, तो कानून के द्वारा। सरकार कानून बनाती है कि आप बिना लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के जो हैं या बच्चे जो हैं वो गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून बना करके प्रतिबंध लगाया है, तो कहीं ना कहीं इसके दूसरों की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए कानून बनाए। आप सोचिए दोस्तों कि आप रात में डीजे बजा रहे हो, ठीक है ना, रात को 12 बजे आप तो डांस कर रहे हो, लेकिन सरकार ने कानून इसलिए बनाया कि आपकी आज़ादी जरूरी, उतनी ही आज़ादी दूसरों की भी ज़रूरी है। दूसरे आराम से सो सकते हैं, तो रात को 10 बजे के बाद आप तेज़ आवाज़ में डीजे नहीं बजा सकते हो, लेकिन आप ईयरफोन डाल के रात को 2 बजे 3 बजे कितनी तेज़ी से गाने सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो कानून के द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उसका मकसद ये होता है कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। कुछ प्रतिबंध सामाजिक रीति रिवाज के द्वारा भी लगते हैं, यानी नैतिक तरीके से बोल सकते हो, या सामाजिक, हमारे समाज में कुछ प्रतिबंध है, जैसे जिन चीज़ों को अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना, तो वो भी रीति रिवाज हैं जिससे स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं, जैसे कि आज संस्कारों के नाम पे आप महिलाओं की बाहर आने जाने की रोक टोक की जाती है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध समाज के द्वारा भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, सामाजिक आर्थिक असमानता, ये भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति गरीब है तो वो उतनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता जितना कि कोई अमीर व्यक्ति है, क्यों, उसके पास संसाधन होंगे तो आराम से विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकता है। गरीब घर में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी, जैसे कि अच्छी एजुकेशन के चांस उसके ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके जीवन का जो सर्वांगीण विकास है वो भी हासिल करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आप देखोगे कि 90% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेस होते हैं, तो वो पहले से एक सक्षम परिवार से आते हैं, समाज में उसे अग्रिम पंक्ति में वो खड़े होते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक असमानता भी व्यक्ति को स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। सामाजिक रीति रिवाज भी करते हैं। महिलाओं के ऊपर देखिए कितने प्रतिबंध हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते हो। एक लड़के और लड़की में भी फ़र्क है कि वो बाहर आना जाना, उनकी रोक टोक के ऊपर, तो ये प्रतिबंध होते हैं दोस्तों। अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता देखेंगे आप, अन्य की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि वही डीजे वाला एग्जांपल लेते हैं कि आपकी स्वतंत्रता है कि आप डीजे बजा सकते हो, तेज़ आवाज़ में बजा सकते हो, आप डांस कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, लेकिन एक लिमिट है, रात में 10 बजे के बाद नहीं। क्यों? क्योंकि रात में 10 बजे के बाद लोग आराम से सोते हैं, तो उनकी अच्छे से नींद लेना, उनकी भी तो स्वतंत्रता है ना। तो इसीलिए ये अन्य की स्वतंत्रता भी हमें रोकती है। ये एक तरीके से प्रतिबंध है। और नैतिक मूल्य है, नैतिक मूल्य का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कि आपको सच बोलना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोलिए। आप मान लो कि आप गाली गलौज करने वाला कोई व्यक्ति खड़ा बस स्टैंड पे, तो वो ऐसे थोड़ी ना कर सकता है। तो नैतिक मूल्य क्या है कि आपको सच बोलना चाहिए, आपको सही चीज़ कहनी चाहिए। तो ये जो प्रतिबंध है, अगर आप झूठ बोलोगे, आप गलत चीज़ें हरकतें करोगे तो लोग भी आपको टोक दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरी तो स्वतंत्रता, मेरी आज़ादी है। आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर किसका प्रतिबंध है? नैतिक मूल्यों का प्रतिबंध है। अब हैं, फिर लेखक कह रहा है कि ठीक है प्रतिबंध तो लग गए, लेकिन हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? क्यों जरूरी है हमें कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हो? क्यों नहीं हम स्वच्छंद छोड़ दें, सभी लोगों को फ्री कर दो, वो जाने उनका काम जाने। जैसे जंगल में जो राज होता है, जैसे हर पक्षी जानवर अपनी मर्जी से उड़ते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, ठीक है ना। तो समाज में प्रतिबंध क्यों? तो स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध आवश्यक है, तभी समाज में क्या होगी? शांति होगी, समानता होगी।
और न्याय संभव है। यानी अगर समाज में शांतिपूर्ण तरीके से आपको रहना है, न्यायपूर्वक रहना है और समानता के साथ रहना है, तो फिर कुछ प्रतिबंध तो आपको लेने ही पड़ेगा। ये ठीक वही वाली बात है दोस्तों, अगर आपको खेल खेलना है, एक अच्छा फेयर गेम चाहिए आपको, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। वो नियम खेल में आपकी क्षमताओं को रोकते नहीं हैं, बल्कि आपको खेल को उत्कृष्ट लेवल पे ले जाने में आपको हेल्प करते हैं। मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो और आउट होना नहीं होना नियम ही नहीं है, कोई पालन ही नहीं कर रहा, आउट होने के बाद में खेल रहा है, तो उस गेम का मज़ा आएगा क्या? तो एक अच्छा जीवन तभी संभव है जब हम कुछ नियमों का पालन करेंगे, और वो नियम भले ही प्रतिबंध हो हमारे लिए, लेकिन वो हमारे जीवन को रोकते नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को और अच्छा बनाने के लिए वो नियम बने होते हैं। तो देखिए क्यों जरूरी है प्रतिबंध। पूर्ण स्वतंत्रता अराजकता पैदा करती है। आप किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दो। मान लो दो परिवार हैं, आप कंपैरिजन में देखते हैं। एक परिवार के जो लोग हैं, माता पिता, वो अपने बच्चे को पूरी छूट दे रखी है कि बेटा आराम से जाओ, कौन सी स्कूल में पढ़ना है, कौन सी ड्रेस पहना, तुम पसंद करो, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ होगा, ठीक है ना। सब कुछ, उसकी पसंद के कपड़े, उसकी पसंद की एजुकेशन, वो जब चाहें उसके फैमिली वाले बाहर लेके जाते हैं, सब कुछ ठीक है। और एक पड़ोस में एक और घर है, उसके माँ बाप उसको कुछ नहीं कहते कि बिल्कुल ये तो फ्री है, ठीक है ना, पूरी आज़ाद। तो वो क्या करेगा, कब रात में आ रहा है, कब जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, तो क्या करेगा? आप खुद बताइए, दोनों में से सही रास्ते पे जाने या अच्छा जीवन किसका हो सकता है? जिसको पूरी तरह छूट दी जाए उसका जीवन अच्छा हो, ये गारंटी नहीं है। हो सकता है अच्छा हो, लेकिन इसके चांस बहुत कम है। वो बुरी संगत में पड़ गया तो उसका जीवन सोचिए। तो थोड़े बहुत नियम हैं, अगर कि एक आप रात को 10 बजे घर पे आओ, आप बीड़ी सिगरेट ये बुरी चीज़ें इनसे दूर रहो, तो उनका जीवन अच्छा करने के लिए ही प्रतिबंध है। दूसरों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबंध रहेंगे, तभी तो दूसरे की स्वतंत्रता रहेगी। एक व्यक्ति पर प्रतिबंध रहेगा, जैसे मान लो कि कोई बीड़ी पीने का आदी है, वो कहेगा मैं तो स्वतंत्र हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता तो यही कह रहे हैं, प्रतिबंधों का अभाव, वो कहीं पे भी कैसे भी पी सकता है, सिगरेट पी सकता है। अब मान लो आप बस में जा रहे हो, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति आपके पास में बैठा, वो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो वो तो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता का क्या हो रहा है, आपके अधिकारों का क्या हो रहा है? तो आपकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, आपके अधिकारों को बनाए रखने के लिए उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो जाता है कि आप सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान नहीं करेंगे। समझ आए ना आपको? फिर एक कानून और न्याय बनाए रखने के लिए अगर प्रतिबंध नहीं होंगे तो कोई कानूनों का पालन ही नहीं करेंगे, कोई न्याय स्थापित नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कुछ भी छल कपट धोखा मारपीट ऐसे कर लेगा, ये तो वही वाली शक्तिशाली है, उसका हित पूरा हो जाएगा, बाकी कमजोर की कौन बात करेगा फिर। तो इसीलिए स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें कानून और न्याय भी चाहिए। लोकतांत्रिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, कि जंगल राज में ठीक है आप नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर सकते हो, लेकिन आप लोकतांत्रिक जीवन अगर चाहते हो जहाँ समानतापूर्ण व्यवहार हो, सभी लोगों को समान अवसर मिले, अगर आप इस तरह की कल्पना करते हो तो फिर आपको प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ेगी। समाज की सुरक्षा और सार्वजनिक हित के लिए आप एक अच्छा समाज चाहते हो जहाँ सभी की सुरक्षा हो, सबके हित की बात हो, तो हमें कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने ही पड़ेंगे। और ये प्रतिबंध हमारी स्वतंत्रता को रोकने के लिए नहीं दोस्तों, हमारी स्वतंत्रता को और अच्छे रूप में देने के लिए होती है। स्वतंत्रता का अर्थ उचित और न्यायपूर्ण प्रतिबंधों के भीतर रहकर जीना। एक ही लाइन में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी दोस्तों कि स्वतंत्रता का अर्थ बिल्कुल फ्री करना नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण और उचित और न्यायपूर्ण प्रतिबंधों के भीतर रहेगा। यानी जो हमारे प्रतिबंध हैं वो न्यायपूर्ण होने चाहिए, सही होने चाहिए। जैसे किसी घर में अनुशासन है, आप विद्यालय में जा रहे हो, सोचिए इसको बहुत अच्छे से, लास्ट लाइन को मैं आपको समझाता हूँ। आप स्कूल में जा रहे हो, आप सोचिए वहाँ पे प्रतिबंध क्या है कि आपको इतने बजे स्कूल आना है, इतने बजे आप जाओगे, बीच में आप नहीं जा सकते हो। टीचर भी वहाँ पे, उनके लिए भी नियम बने, उनके ऊपर भी प्रतिबंध है कि आपको इतने बजे क्लास में जाना है। मान लो 1 बजे जाना है, 2 बजे क्लास फ्री है, तो 1 घंटे क्लास है। तो सोचिए अब सब लोग फ्री हो गए, टीचर अपनी मर्जी से आएगा, नकारात्मक स्वतंत्रता, मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, मैं जब चाहूँ पढ़ाऊँ, जो चाहूँ पढ़ाऊँ, मैं चाहूँ तो पढ़ाऊँ, नहीं चाहूँ तो नहीं पढ़ाऊँ। बच्चे जो चाहें ड्रेसें पहन के आए, बच्चे जो चाहें जब आएँ जब चाहें, तो क्या अच्छी एजुकेशन होगी क्या? आपको इस एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि नियम और कायदे बहुत ज़रूरी हैं किसी चीज़ को अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। अब है दोस्तों स्वराज। स्वराज क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ, हमारा जब राष्ट्रीय आंदोलन चला था तो यहाँ स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था दोस्तों। स्वतंत्रता के लिए हमारे यहाँ पे जो जिस शब्द का इस्तेमाल होता था वो था स्वराज। स्व मीन्स स्वयं का, और राज मतलब
शासन या नियंत्रण, यानी हमारे ऊपर, खुद के ऊपर हमारा खुद का नियंत्रण, हमारा खुद का शासन। अपने ऊपर शासन करना, तो स्वराज का अर्थ क्या है? अपने ऊपर शासन करना, अर्थात ऐसा शासन जिसमें व्यक्ति और समाज अपने निर्णय स्वयं ले। यानी सीधी सी बात है कि एक ऐसा शासन जिसमें क्या होगा कि व्यक्ति और समाज दोनों ही अपने निर्णय स्वयं ले, उसको स्वराज बोलेंगे। और राजनीतिक अर्थ में इसका अर्थ होगा विदेशी शासन से मुक्ति, यानी जो अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे वो लोग यहाँ से चले जाएं और शासन भारतीयों के हाथों में आ जाए, ऐसी कामना थी। स्वराज के अर्थ में हम देखेंगे महात्मा गांधी ने क्या अर्थ लिया था स्वराज का। इन्होंने कहा कि केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, बल्कि यह आत्मबल, आत्मसंयम और नैतिकता, आत्मनिर्भरता पर आधारित शासन है। बहुत ही गंभीर शब्दों में इन्होंने परिभाषा दे दी आत्मबल। आत्मबल का मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ अंग्रेज चले जाएंगे हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आत्मबल मतलब मैं खुद जो चाहूँ, नैतिक दृष्टि से जो मुझे सही लगे वो। आत्मसंयम, मेरा खुद पर नियंत्रण हो। और नैतिकता, नैतिकता का मतलब हमेशा दोस्तों चाहिए से होता है कि सही क्या है वो होना चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, आप क्या चाहते हो वो नहीं, सही क्या है वो होना चाहिए। और आत्मनिर्भरता, यानी हम अपने देश के निवासी, हम खुद निर्भर हो, किसी और पर नहीं, एक ऐसा शासन हो। तो उस शासन को महात्मा गांधी ने क्या कहा? स्वराज। और महात्मा गांधी ने दोस्तों एक किताब भी लिखी है, उस किताब का नाम है हिंद स्वराज। कब लिखी इन्होंने? 1909 में। कब लिखी? 1909 में हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में इन्होंने स्वराज का अर्थ बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था। तो महात्मा गांधी के जो शब्दों में कहें तो खुद पर शासन, यानी एक तरीके से लोकतांत्रिक शासन। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा स्वराज के बारे में? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। ये राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था दोस्तों, उसमें ये प्रसिद्ध नारा बन गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी जैसे भी जन्म लेता हूँ ये मेरा अधिकार है और इससे प्राप्त करना मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा, इसके लिए मैं संघर्ष करूँगा। तो ये आज़ादी का प्रतीक बन गया था ये नारा। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था और ये स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण नारा। तो ये नारा दिया जा सकता है, स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर आऊँगा। यह कथन किसका है? इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस 1909 में एक छात्र सम्मेलन होता है दोस्तों लाहौर में, उसके अध्यक्ष के तौर पर वो बोलते हैं स्वतंत्रता के बारे में। क्या कहा उन्होंने? सर्वांगीण स्वतंत्रता की पक्ष दर की बात की है। सर्वांगीण स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता के हर पक्ष की बात, सभी लोग, सभी वर्ग, गुलामी से मुक्ति, सामाजिक असमानता का अंत, यानी जितनी समस्याएं थी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उन सब का अंत होना ही सच्ची स्वतंत्रता होगी। सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश, यानी धर्म के नाम पर जो समाज में नफरत है, समाज में जो जातिगत भेदभाव है, अमीर गरीब का जो फ़र्क है, वो सब खत्म हो, तब सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता आएगी। तो सुभाष चंद्र बोस के अगर शब्दों में देखें तो अभी भी हमारा समाज सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं है। केवल राजनीतिक स्वतंत्रता, शासन का परिवर्तन होना स्वतंत्रता नहीं है उनकी नज़रों में। तो ये था दोस्तों स्वतंत्रता का जो अध्याय है उसका पहला पार्ट 2 बहुत ही जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको पहले और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो उसको भी आप बता सकते हो, कोशिश करूँगा अपलोड करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।